नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जिसने ना जाने कितने लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। एमिटीवेल हॉन्टिंग। बिल्कुल, एक नाम जो डर, रहस्य और उन अनसुलझे सवालों का सिनोनिम बन गया है। हमारे पास एमिटीवेल हॉन्टिंग एक भयानक रहस्य के कुछ अंश हैं और आज हमारा मकसद है इस पूरी गुत्थी को समझना। कैसे एक मामूली सा घर इतनी भयानक घटनाओं का केंद्र बन गया। हाँ, और इसमें काफी कुछ है। पहले वो डिफियो परिवार का कत्ल। हाँ, रोनाल्ड डिफियो जूनियर ने जो किया, फिर लज परिवार का वहां आना और सिर्फ 28 दिन में ही सब कुछ छोड़कर भाग जाना। और फिर आते हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जैसे एड और लोरेन वॉरेन। उनकी जांच भी इस कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। तो काफी सारी परतें हैं इसमें। चलिए शुरू करते हैं इसकी जड़ से, बिल्कुल शुरुआत से। हाँ, मतलब डिफियो हत्याकांड से भी पहले से। हाँ बिल्कुल। सोर्सेज बताते हैं कि ये जो जमीन थी 112 ओशन एवेन्यू वाली, इसका इतिहास थोड़ा अलग था। कहते हैं कि ये जगह पहले उन नेटिव अमेरिकन के लिए इस्तेमाल होती थी जिन्हें समाज से अलग रखा जाता था। अच्छा, मतलब जिन्हें बीमार या शायद मानसिक रूप से अस्वस्थ समझा जाता था। हाँ, कुछ ऐसा ही। और सोर्स ये भी कहता है कि उन्हें वहीं पर, उसी प्रॉपर्टी पर, बिना किसी सम्मान के, बिना किसी रिचुअल के दफना दिया गया था, एक तरह से अपवित्र तरीके से। ये तो एक कॉमन ट्रोप है वैसे हॉन्टेड हाउस की कहानियों में, कि जमीन पहले से कर्स्ड या डिस्टर्ब्ड थी। इससे एक माहौल तो बनता है ना। बिल्कुल, एक बैकग्राउंड तैयार हो जाता है कि शायद जगह में ही कुछ गड़बड़ थी पहले से। पर इसका कोई ठोस सबूत है कि उन दफनाई गई आत्माओं का बाद की घटनाओं से कोई लेना देना था? देखिए, सबूत तो नहीं है, ये बस एक नैरेटिव एलिमेंट है जो कहानी को और गहरा रंग देता है। इसका कोई डायरेक्ट लिंक डिफियो मर्डर्स या लुत्ज के अनुभवों से साइंटिफिकली तो स्थापित नहीं किया गया है, पर कहानी का हिस्सा जरूर है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उस रात पर आते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। 13 नवंबर 1974। वो भयानक रात। रोनाल्ड डिफियो जूनियर, जिसे बच कहते थे, उसने अपने परिवार के 6 सदस्यों को मार दिया। अपने माँ बाप, 2 भाई, 2 बहन। और सब अपने बिस्तरों में सोए हुए मिले, वो भी पेट के बल। ये डिटेल भी काफी अजीब लगती है। बहुत अजीब। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि घर इतना बड़ा था। शॉट्स फायर हुए 8 बार, वो भी एक हाई पावर्ड राइफल से। पर पड़ोसियों ने कुछ नहीं सुना, ना चीखें, ना गोलियों की आवाज, कुछ भी नहीं। ये कैसे मुमकिन है? मतलब बिल्कुल सन्नाटा। यही तो मिस्ट्री है। कुछ थ्योरीज हैं कि शायद बारिश हो रही थी या कुछ और वजह रही होगी, पर डिफियो ने बाद में जो कहा उसने इसको और उलझा दिया। हाँ, उसने क्लेम किया था कि उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, कि वो अकेले नहीं था घर में। वो कह रहा था कि आवाजों ने उसे उकसाया था। एग्जैक्टली, उसने कहा कि उसका इरादा सिर्फ अपने पिता को मारने का था, पर उन वॉइसेस ने उसे बाकी सबको भी मारने पर मजबूर किया। अब ये सच था या बस बचने की एक कोशिश, ये कहना मुश्किल है। पर इस वॉइसेस वाली बात ने एमिटीवेल की कहानी में वो पैरानॉर्मल वाला एंगल डाल दिया है ना, मतलब कत्ल से पहले ही। बिल्कुल, वहीं से वो शुरुआत हुई कि ये सिर्फ एक क्राइम नहीं, कुछ और भी हो सकता है। डिफियो ने इसको इस्तेमाल करने की कोशिश भी की थी इंसैनिटी प्ली के लिए, पर वो कामयाब नहीं हुए, उसे सजा हो गई। और फिर इस पूरी ट्रेजेडी के लगभग 1 साल बाद, दिसंबर 1975 में जॉर्ज और कैथी लट्ज वहां आ गए। हाँ, उन्होंने वो घर खरीदा, और वो भी काफी सस्ते में, सिर्फ $80,000 में। उस समय के हिसाब से ये बहुत कम था, इतने बड़े वाटरफ्रंट प्रॉपर्टी के लिए। उन्हें पता था डिफियो मर्डर्स के बारे में? हाँ, उन्हें बताया गया था, लेकिन घर, उसका लोकेशन, स्विमिंग पूल, बोट हाउस, ये सब देखकर वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने फौरन ऑफर दे दिया। शायद सोचा होगा कि इतनी बुरी चीज दोबारा थोड़ी होगी। और फिर शुरू हुए वो 28 दिन जिन्होंने एमिटीवेल को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। वो 28 दिन ही द एमिटीवेल हॉरर किताब और फिर बाद में बनी फिल्म्स का आधार बने। तो हुआ क्या उन 28 दिनों में? मतलब शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो घर में घुसने वाले दिन से ही हो गई थी, ऐसा वो कहते हैं। उनके कुत्ते हैरी ने अजीब बिहेव करना शुरू कर दिया। वो एक खास कमरे में जाने से डरता था। एक बार तो उसने भागने की कोशिश में खुद को फेंस पर लटका लिया। बच गया, पर ये पहला साइन था। कुत्ते और जानवर कहते हैं पहले सेंस कर लेते हैं ऐसी चीजें। ऐसा माना जाता है, हाँ। फिर छोटी छोटी पर अजीब चीजें होने लगी, जैसे
दरवाजों के कीहोल से काला चिपचिपा सा पदार्थ टपकना शुरू हो गया। चिपचिपा पदार्थ की होल से? हाँ, और टॉयलेट्स का पानी बिना किसी वजह के काला हो जाना, घर में अजीब सी ठंडक महसूस होना कुछ जगहों पर, और एक अजीब सी मीठी और नॉजिएटिंग स्मेल आना। फ्लाइज, मक्खियां बहुत आने लगी घर में, वो भी सर्दियों के मौसम में। फ्लाइज सर्दियों में? हाँ। ये तो वाकई अजीब है। हाँ, और जॉर्ज लट्स पर भी इसका असर हुआ। हाँ, जॉर्ज पर खास तौर पर। वो हर सुबह ठीक 3:30 बजे उठ जाते थे। 3:15, यही वो टाइम था ना जब डिफियो ने कत्ल किए थे लगभग। हाँ, ऐसा माना जाता है। और जॉर्ज का वजन तेजी से गिरने लगा, वो चिड़चिड़े रहने लगे, उनकी तबीयत खराब रहने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहते हैं रोनाल्ड डिफियो जूनियर रहता था। मतलब एक तरह का पोजेशन जैसा या इन्फ्लुएंस? कहना मुश्किल है, पर सिमिलैरिटीज थी। फिर चीजें और बढ़ी, आवाजें आने लगीं, घर में कदमों की आवाज जब कोई होता नहीं था, सामने का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाना। रात को या दिन में भी? ज्यादातर रात को। जॉर्ज को ऐसी आवाजें सुनाई देती थी जैसे कोई मार्चिंग बैंड प्रैक्टिस कर रहा हो घर में, या स्टैटिक जैसी आवाज। एक रात वो नीचे देखने गए तो ड्राइंग रूम का फर्नीचर इधर उधर था, कारपेट लुधा हुआ था। ये तो फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो गया, सिर्फ आवाजें नहीं। बिल्कुल। फिर उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया घर को ब्लेस करने के लिए, फादर मंकूसो। वो आए, उन्होंने घर में प्रार्थना करनी शुरू की, पर कहते हैं कि जब वो एक खास कमरे में पहुंचे जो पहले मार्क डिफेयो का बेडरूम था, तो उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगी और एक भारी मर्दाना आवाज ने कहा, गेट आउट। प्रीस्ट को भी? उन्होंने क्या किया फिर? वो घबरा गए और जल्दी से निकल गए। उन्होंने लट्स परिवार को सलाह दी कि वो उस कमरे का इस्तेमाल ना करें। बाद में फादर मंकूसो की तबीयत भी खराब रहने लगी, उनके हाथों पर स्टिग्माटा जैसे निशान आने लगे, ऐसा भी क्लेम किया गया। इस प्रीस्ट वाली बात पर भी काफी कंट्रोवर्सी है। चर्च ने कभी इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी। अच्छा, पर लट्स परिवार के लिए तो ये सब बहुत डरावना रहा होगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने दोस्तों की सलाह पर खुद ही हर कमरे में जाकर प्रार्थना करना शुरू किया, पर कहते हैं इससे चीजें और बिगड़ गईं, वो आवाजें और तेज हो गईं। और फिर वो आवाज आई। कौन सी आवाज? जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो एक चीखने वाली आवाज जैसे कोरस में चिल्लाई, विल यू प्लीज स्टॉप। ये तो सीधा कम्युनिकेशन हो गया। हाँ, डायरेक्ट इंटरेक्शन। इसके बाद घटनाएं और भी ज्यादा पर्सनल और टेरिफाइंग हो गई। कैथी लट्स ने महसूस किया जैसे किसी ने उसे पीछे से गले लगाया है जब वो अकेली थी। उसे लेविटेट करने का भी अनुभव हुआ, ऐसा वो कहती हैं। लेविटेट मतलब हवा में उठना? हाँ, बिस्तर पर सोते हुए। और उन्होंने रात को घर की खिड़कियों से बाहर लाल चमकती हुई आंखें देखने का दावा किया। लाल आंखें? और बाहर क्या था? बाहर बर्फ में देखने पर इंसानी पैरों के निशान नहीं, बल्कि अजीब से खोरों के निशान मिले, जैसे किसी जानवर के हों, पर कोई जानवर था नहीं वहां। ये सब तो किसी हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। बिल्कुल। और उनकी सबसे छोटी बेटी मिसी, उसने एक नई दोस्त बना ली थी, एक इमेजिनरी फ्रेंड जिसका नाम था जोडी। जोडी, ये नाम भी कहानी में काफी आता है। हाँ, मिसी कहती थी कि जोडी एक परी है, पर वो अपना रूप बदल सकती है। कभी वो एक बड़ी सी पिग जैसी दिखती थी, लाल आंखों वाली, और जोडी ने मिसी से कहा था, तुम सब हमेशा यहीं रहोगे। ओह गॉड, ये तो बहुत क्रीपी है, एक बच्ची को ऐसा कहना। बहुत ज्यादा। और फिर आई वो आखिरी रात, एक तूफानी रात थी। उन्हें लगा जैसे घर की दीवारें हिल रही हैं, घर करारा है। पूरा परिवार इतना डर गया कि वो रात के बीच में ही अपना सारा सामान छोड़कर बस कुछ कपड़े लेकर वहां से भाग गए, सीधा कैथी की माँ के घर। सिर्फ 28 दिन बाद? हाँ, सिर्फ 28 दिन, और फिर कभी वापस नहीं गए। इसके बाद ही एड और लोरेन वॉरेन की एंट्री हुई है ना? हाँ, लट्स परिवार के जाने के बाद मीडिया में ये कहानी आ गई थी, तो वॉरेन्स, जो उस वक्त के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे, उन्होंने इस केस में रुचि दिखाई। वो अपनी टीम के साथ उस घर में गए। उनके साथ शायद कुछ और लोग भी थे, एकेडमिक्स। ये इंटरेस्टिंग है। उनके साथ ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च के प्रेसिडेंट भी थे, शायद इसलिए ताकि जांच को थोड़ी क्रेडिबिलिटी मिले। तो उन्होंने क्या पाया वॉरेन्स ने? उन्होंने वहां बहुत स्ट्रॉन्ग पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिपोर्ट की। लोरेन वॉरेन, जो एक क्लैरवॉयंट होने का दावा करती थी, उन्होंने कहा कि घर में बहुत ही हैवी और डार्क प्रेजेंस है। उन्होंने कहा कि ये उन्होंने अपनी जिंदगी में फील की हुई सबसे ज्यादा नेगेटिव जगहों में से एक थी। हवा इतनी भारी थी कि सॉलिड लग रही थी। एड वॉरेन ने बेसमेंट में एक खास अनुभव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हजारों रोशनी के बिंदुओं वाली एक छाया देखी, एक शैडो फिगर जिसने उन्हें धक्का देने की कोशिश की,
उन्होंने कुछ तस्वीरें भी लीं, जिनमें से एक में एक छोटे बच्चे जैसा चेहरा देखने का दावा किया गया, जो शायद डिफियो बच्चों में से एक का भूत था। वो तस्वीर तो काफी फेमस हुई थी। हाँ, वो गोस्ट बॉय वाली फोटो, पर उसकी ऑथेंटिसिटी पर भी सवाल उठे हैं काफी। लोरेन ने यह भी कहा कि घर पर जो साया है वो इतना गहरा है कि उसे कभी हटाया नहीं जा सकता। और वो जो एकेडमिक साथ गए थे, उनका क्या अनुभव रहा? उनके अनुभव के बारे में कम जानकारी है, पर अफवाह ये थी कि ड्यूक प्रोफेसर इतने डर गए थे कि बेहोश हो गए थे। हालांकि इसकी भी कोई पुष्टि नहीं है, पर उनकी मौजूदगी ने कहानी को एक अलग डायमेंशन दिया। तो ये पूरी जांच का नतीजा क्या निकला वॉरेंस के हिसाब से? उनके हिसाब से घर डेफिनेटली हॉन्टेड था। एक इनह्यूमन स्पिरिट, यानी किसी शैतानी ताकत का वहां वास था, जो डिफ्यू मर्डर से भी जुड़ा हुआ था और शायद उस जमीन के पुराने इतिहास से भी। उन्होंने कहा कि लत्ज परिवार का अनुभव बिल्कुल सच था। लेकिन इस पूरी कहानी पर, लुत्ज के दावों पर, वॉरेंस की जांच पर सवाल भी तो उठे ना। बहुत से लोग इसे एक होक्स मानते हैं। बिल्कुल, बहुत से लोग। स्केप्टिक्स ने पॉइंट आउट किया है कि लत्ज परिवार फाइनेंशियली मुश्किल में था। ये कहानी उन्हें फेम और पैसा दिला सकती थी। डिफियो के लॉयर ने बाद में ये भी कहा कि उसने लत्ज परिवार के साथ मिलकर ये कहानी घड़ी थी ड्रिंक्स के दौरान। अच्छा, लॉयर ने खुद कहा? हाँ, विलियम वेबर ने। हालांकि लत्ज परिवार ने हमेशा इससे इनकार किया और कहा कि उनका अनुभव 100% सच था। वो पॉलीग्राफ टेस्ट से भी गुजरे और कहते हैं कि पास भी हुए, पर पॉलीग्राफ भी फूल प्रूफ नहीं होते। तो मतलब सच्चाई क्या है ये कहना मुश्किल है। एक तरफ डिफियो का कत्ल, जो कि एक हकीकत है, दूसरी तरफ लत्ज परिवार के 28 दिनों का डरावना अनुभव और वॉरेंस की जांच के दावे। हाँ, और तीसरी तरफ है स्केप्टिसिज्म और हुक्स के आरोप। ये तीनों चीजें मिलाकर एमिटिविल की लेजेंड बनाती हैं। जैसा कि सोर्स भी कहता है, चाहे इसके फैक्ट्स को कितना भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो या ये पूरी तरह से धोखा हो, ये आज भी हमारे समय की सबसे डरावनी और सेंसेशनल भूत कहानियों में से एक है। इसने पॉप कल्चर पर गहरा असर डाला है। ये बात तो है। इतनी फिल्में, किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज, एमिटिविल एक ब्रांड बन गया है एक तरह से। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या वाकई कुछ जगहों में इतनी नेगेटिविटी, इतनी बुरी यादें बस जाती हैं कि वो वहां रहने वालों को प्रभावित करती हैं? प्लेस मेमोरी जैसा कुछ? या फिर ये सिर्फ इंसानी मन का खेल है? हमारी कहानियां सुनने और सुनाने की जो जरूरत है, जो फैसिनेशन है अननोन के प्रति, क्या वही इन कहानियों को इतना पावरफुल बना देता है? शायद दोनों का मिश्रण हो, या शायद सच्चाई कुछ और ही हो जो हम कभी जान ना पाएं। पर एमिटिविल की कहानी वो सवाल हमेशा खड़ा करती रहेगी, क्या वो घर सच में हॉन्टेड था? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी पूरी तरह सुलझेगा नहीं। और यही इसकी लास्टिंग अपील है शायद। जी, वो अनिश्चितता, एक दिलचस्प विषय जिस पर सोचते रहने को मन करता है।